तो 5 प्रकार के पित्त हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। इस तरह से 5 प्रकार के पित्तों का वर्णन हमें हमारे आयुर्वेद में मिलता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पांच प्रकार के पित्त: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आप पाचक पित्त के बारे में। तो वात के प्रकारों में भी हमने समझने का प्रयास किया था और उन सब के सबसे पहले स्थान, फिर उसके बाद कर्म, उसके काम क्या हो सकता है, इस पर चर्चा किया। ठीक इसी प्रकार हम भी पाचक में भी इसी प्रकार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्थान की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कर्म की चर्चा करेंगे, यानी उसके कार्य क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्थान। स्थान लघु वाग्भट्ट जो आचार्य हैं, इन्होंने अष्टांग हृदय में बताया है कि इसका जो मुख्य स्थान है आमाशय और पक्वाशय के बीच में बताया है। तो आमाशय क्या हुआ, स्टमक, और पक्वाशय क्या हुआ, ड्यूडिनम, राइट। इन दोनों के बीच का स्थान जो है क्या माना गया है, ये पाचक पित्त का स्थान माना गया है। ये किसने बताया है, महर्षि लघु वाग्भट्ट जी। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयम माना है। इसी को महर्षि सुश्रुत ने भी माना है और अष्टांग हृदय में भी इसकी चर्चा मिलती है। इसके कार्यों की चर्चा करें तो वात के जो प्रकार हमने देखे थे 5 प्रकार: प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। इस तरह से जो 5 प्रकार के जो वात थे, वात हैं मतलब इसे वायु भी कहते हैं। तो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु इस तरह से कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से पाचक पित्त क्या कर रहा है, समान वायु के साथ मिलकर अन्न को पचाने में मदद करता है। यानी पाचक पित्त किसके साथ मिलकर करता है, समान वायु के साथ। ठीक है, तो समान वायु की जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय पाचक पित्त का जरूर नाम आएगा। क्यों? क्योंकि पाचक पित्त का मुख्य कार्य क्या है, समान वायु के साथ में मिल करके भोजन को पचाना, राइट। तो इसका कार्य हो गया, पाचक पित्त जो है क्या कर रहा है, समान वायु के साथ में, कोई नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, समान वायु के साथ में मिलकर पाचक पित्त समान वायु के साथ में मिलकर कई बार होता यह है कि विद्वान लोग जब चर्चा करते हैं तो समान वायु पाचक पित्त भी कह देते हैं। यानी इसको इतना बड़ा एक और नाम प्राप्त है, समान पाचक पित्त भी कह देते हैं कई बार,
है ना। तो समान वायु पाचक पित्त भी कह सकते हैं और समान पाचक पित्त भी कह सकते हैं। कंफ्यूज होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार अलग अलग नाम अलग अलग विद्वान अपनी भाषा शैली के आधार पर अलग अलग जगह प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये शब्द क्या आ गया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट। इसलिए कभी कभार इसका समान वायु अथवा पाचक पित्त भी नाम सुनने को मिलता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि समान वायु के साथ में मिलके ये हमारे अन्न को पचाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? अन्न को पचाने का कार्य समान वायु के साथ मिल करके करता है। और खाना खाने के बाद में जो पाचन हो गया उसमें दो भाग पैदा होते हैं, एक कीट भाग, दूसरा सार भाग, या दूसरे शब्दों में कहें तो सार भाग अथवा कीट भाग। यानी खाने के पाचन के भाग में उसमें से सार में अलग भाग निकला, पाचन हुआ वो भाग, और जो वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो कीट भाग कहलाया। तो उनको अलग अलग करता है। तो आयुर्वेद में डिफ्रेंशिएट करने का जो काम है वो होता है, यहाँ पर ये करता है। तो ये पृथक पृथक शब्द का इस्तेमाल आयुर्वेद में किया गया है। इसके लिए क्या क्या है? पृथक पृथक करता है, राइट। ऐसे शब्द का आयुर्वेद में प्रयोग आया है, यानी डिफ्रेंशिएट करना इसका कार्य होगा। यानी क्या लिखेंगे इसको? सार एवं कीट भाग का विवेचन, यानी अलग अलग करना। तो इस तरह से हम आयुर्वेद की जानकारी में देखते हैं कि सार एवं कीट भाग का विवेचन अथवा अलग अलग करने का कार्य करता है। यानी डाइजेस्टिव वेस्ट को और सार भाग को अलग अलग करने का कार्य करता है। ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा एक और मत व्यक्त किया है। आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में, उनका कहना यह है कि यह दोष रस मूत्र पुरीश को अलग अलग करता है। बात वही हो गई, यह दोष रस मूत्र पुरीश को अलग अलग करता है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? दोष रस, दोष मतलब वही वात पित्त कफ दोष, यानी कफ जो बनने का काम हो रहा है वो क्या कह रहे हैं, वो ये दोष है एक प्रकार का। मान लो ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कफ ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये दोष को क्या कर रहा है? दोष यानी वात पित्त और कफ त्रिदोष है ना, तो क्या कर रहा है? दोष और सार, ये मूत्र और पुरीश, इन तीनों को अलग अलग करने का काम करता है। यानी डिफ्रेंशिएट करता है। किसको करता है? दोष, मूत्र और पुरीश, इन तीनों को अलग करता है, ऐसा बताया गया है। तो जो भी अन्न या आहार रस लेते हैं या जिसको हम अन्न कहते हैं, उसमें से दोष, रस, मूत्र और पुरीश, ये चारों को अलग अलग कर देता है। तो दोष क्या हुआ? वात पित्त कफ। और रस क्या हुआ? रस हमारी जो धातु है वो। मूत्र यानी पेशाब वाला हिस्सा, यूरिनरी पार्ट जिसको बोलते हैं, यूरिनर मतलब पेशाब का हिस्सा, यूरिन का पार्ट हिस्सा। और पुरीश, पुरीश का मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी का,
जो खाना पचने के बाद में बच गया वो पुरुष। ये तीनों को मतलब चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने केवल शब्द बदल के बताया है। तो समान वायु के साथ में मिलकर के आमाशय और ड्यूडिनम इन दोनों के बीच के अंदर इसका स्थान माना गया है। और ये दोनों मिलकर के यानी समान वायु के साथ में मिलकर के पाचक पित्त खाने को पचाने में मदद करता है, यानी खाने को पचाने का कार्य करता है। या ये करो कि डिफरेंशिएशन करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, किस चीज का? महर्षि सुश्रुत ने इसको थोड़ा शब्द बदल के कहा है। लघु वाग्भट ने कुछ और कहा है। वो उन्होंने कहा कि ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है, पृथक पृथक करने का काम करता है। लेकिन महर्षि सुश्रुत का मानना थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं पृथक पृथक नहीं, ये अलग। पृथक का मतलब तो फिर दो भाग हुए, सार भाग और किट भाग। वो कहते हैं दो और नहीं, ये तो चार करता है ना। ये फर्क है ऋषि मुनियों के विषयों के बारे में उन्होंने जो चर्चा की। वो कहते हैं दोष को, यानी वात पित्त का त्रिदोष हो गया, है ना। सार भाग, रस, रस में अपनी 7 धातुएं भी इंक्लूड हो गई। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यहाँ तक कि उन्होंने बात कर दी। और उसके बाद में बात क्या हुई, मूत्र, पुरीश, है ना। तो ये जो मल जो है बॉडी से निकालने के लिए इनको सबको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। इतना कह डाला महर्षि सुश्रुत का, इतना कहना है, राइट। यानी इसको और ज्यादा गहराई में उन्होंने ले जाके बाहर समझाने का प्रयास किया। अब चर्चा करते हैं हम रंजक पित्त। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, रंजक पित्त। अभी सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वो स्थान की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में उसके कार्य की चर्चा करेंगे। तो पहले स्थान की बात करते हुए, आमाशय में इसका स्थान होता है रंजक का। ये लघु वाग्भट ने क्या बताया है, महर्षि लघु वाग्भट ने आमाशय ने बताया है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, यकृत और प्लीहा। यकृत यानी लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन। यानी आचार्य, दोनों आचार्यों की बात कहने में थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने थोड़ा सा गहराई में जाकर के कहा है उसको, और उन्होंने थोड़ा सा आसान शब्दों में लघु वाग्भट ने कहा है। फर्क थोड़ा सा केवल इतना ही, आमाशय यानी पेट, राइट, स्टमक जिसको बोल देते हैं हम आसान शब्दों में। लेकिन यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा और आगे। महर्षि आचार्य कौन है, महर्षि आचार्य जिन्होंने सर्जरी के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया कि सर्जरी कैसे होती है ना। तो सर्जरी के जन्मदाता है। और दवाओं के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ द मेडिसिन महर्षि चरक, राइट। इन दोनों में फर्क किया है, ठीक है। द फादर ऑफ द सर्जरी कौन कहलाएंगे, महर्षि सुश्रुत। तो यानी एक सर्जरी के मालिक हैं, और दूसरे जो आजकल एमडी या एमएस की बात करते हैं ना, मास्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर डिग्री जिसको बोलते हैं, है? तो ये दोनों का एक दायरा है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। मास्टर ऑफ सर्जन एक तरह से। तो सर्जरी के मालिक महर्षि सुश्रुत होते थे। और महर्षि चरक क्या है, मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया था सबसे पहले दुनिया को। महर्षि वाग्भट तो उनके बाद में आए हैं, लघु वाग्भट और बाद में आए। तो इन्होंने अलग जो रचनाएं की हैं वो सब के सब इनकी शिष्य परंपरा में किए, राइट। तो उन्होंने थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जो आम आदमी ये समझ सके, राइट। उन्होंने थोड़ी सी गहराई में चर्चाएं की कि वो क्योंकि उनको करना ही वही था, जीवन भर उन्होंने एक ही काम किया, तो वो डीपली उसको समझा पाए।
तो आचार्य सुश्रुत ने यकृत और प्लीहा यानी लीवर और स्प्लीन और वाग्भट्ट के अनुसार आमाशय, और कार्य दोनों ने सेम बताए। ये क्या करता है, रस धातु से रक्त धातु का फॉर्मेशन करता है। यानी रस धातु से पहले रस मतलब जो रस निकलेगा उसमें से पाचक पित्त जब उसको रस में कन्वर्ट कर लेगा, तब रस धातु से रक्त धातु में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा रंजक पित्त। रंजक का मतलब ही वही है, यानी जो कलर को प्रदान करता है। तो यानी लाल वर्ण का रक्त धातु यानी लाल कलर में उसको परिवर्तित कर देता है। यानी क्या कर रहा है, उसको रस धातु को रंजक कर मतलब इसको ब्लड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, या लाल वर्ण कण में या लाल वर्ण का बदलने में कार्य करेगा, यानी बदलने का मदद करेगा। रस धातु को रक्त में कन्वर्ट करने का काम करेगा। राइट। अब चर्चा करेंगे तीसरे नंबर का साधक पित्त। तो साधक पित्त का स्थान और फिर उसके बाद में उसके कर्म की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्थान, यानी स्थान क्या है और कर्म इसका कार्य क्या है। तो महर्षि वाग्भट्ट ने और सुश्रुत ने जो इसका स्थान बताया है, दोनों ने मिलकर एक ही बताया है, हृदय, हृदय। ठीक है। और कार्य क्या बताया इसका, कार्य उन्होंने बताया है हृदय का पोषण करता है, यानी हार्ट का पोषण करता है, यानी हार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा साधक पित्त। ठीक है। तो पुरुषार्थ जो हमारे शरीर के जो है, हमारा जो प्रयोजन है, हमारे जो पुरुषार्थ हैं वो 4 बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनका चारों का कार्य साधक पित्त करता है। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके पुरुषार्थ के लिए जो भी कार्य होता है वो सब के सब काम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो ये जो पुरुषार्थ हैं चारों को पूर्ण करवाने में या करने में, या करने वाला कौन है, साधक पित्त को माना गया है। ठीक है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि साधक पित्त ही 4 पुरुषार्थों को करता है। क्लियर। तो हमने चर्चा कर ली पाचक पित्त के बारे में, फिर रंजक पित्त के और साधक पित्त के बारे में चर्चा कर ली। तो इसके कार्य के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे आलोचक पित्त के बारे में। सर स्क्रीन पे थोड़ा वो पेज लाइए साधक का। हैं जी, आपकी स्क्रीन पे पुराना ही पेज चल रहा है रक्षक का। अच्छा अभी बदल देते हैं। हाँ जी, थैंक यू। तो अब हम चर्चा करेंगे आलोचक पित्त के बारे में। तो इसकी भी चर्चा हम शुरुआत में स्थान से करेंगे, फिर उसके बाद इसके कर्म,
और लघु वाग्भट ने इसको दर्शन या दृष्टि, दृष्टि दृष्टि मतलब नेत्र, हमारी आंखें, राइट। आलोचक पित्त का स्थान क्या हुआ? आंखें। आंखों में आलोचक पित्त होता है। देखिए जैसा नाम है ना, याद करने की ट्रिक क्या समझेंगे हम इसमें? याद करने के लिए इसको आलोचक, आलोचना कब हो सकती है किसी व्यक्ति की या किसी चीज की? जब बिना देखे नहीं हो सकती ना, पहले हम देखेंगे, फिर उसको देखने के बाद में उसकी आलोचना करते हैं ना। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ जैसा है वैसा ही इसका कार्य है, ठीक है। तो आलोचक यानी दृष्टि, आंखों को यानी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेत्र को, नेत्र के द्वारा क्या करता है? देखी हुई चीजों को या देखी हुई वस्तुओं को डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है? देखी हुई चीजों का आकलन करता है या उसकी पहचान करने का काम करता है। क्लियर? ये पेपर है, ये पेन है, हम जिससे पढ़ रहे हैं, मोबाइल है ना। ये जो डिफरेंशिएट करने का काम कर रहा है ये आलोचक पित्त है। क्लियर? अब हम चर्चा करेंगे राजक पित्त की। तो सबसे पहले इसमें भी स्थान की और फिर कार्य की चर्चा करेंगे। तो इसका राजक पित्त का जो स्थान है वो है स्किन या त्वचा। कार्य की चर्चा करें तो हमारी स्किन के अंदर जो कुछ भी चमक जैसा शब्द है वैसा ही उसका कार्य है। भ्राजक यानी शाइनिंग, है ना। हिंदी में शब्द का भ्राजक यानी शाइनिंग, यानी क्या कर रहा है? उसको चमकाने का काम कर रहा है, उसमें चमक पैदा करता है स्किन के अंदर, चमक में। तो त्वचा को भ्राजित करता है। क्या करता है? त्वचा को भ्राजित करता है यानी चमकाने का कार्य करता है। यानी उसमें जो ग्लो जो है वो स्किन के अंदर वो यही देता है, राइट। तो ये भ्राजक पित्त जैसे वृद्धावस्था में बुढ़े आदमी की ग्लो खत्म हो जाती है ना, एकदम स्किन की चमड़ी सुकड़ जाती है एकदम, है ना, तो इसका ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये भ्राजक पित्त के ही द्वारा होता है, राइट। तो ये हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पांचों पित्त हमारे हो चुके। एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं। तो देखिए बात के प्रकारों से बाद में हमने देखा था 5 प्रकार के पित्त हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, राइट। तो जैसे हमने वात के बारे में देखा था वैसे ही तो वहां हम देख रहे थे प्राण अपान समान, यानी समान जो वायु है उसके साथ में मिल करके पाचक जो रस है, ये पाचक पित्त है, ये किसके साथ मिलता है? समान वायु के साथ मिल करके ये क्या कर रहा है? ये भोजन को डिफरेंशिएट करने का काम करता है, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने चर्चा की रंजक पित्त। आमाशय में इसका पित्त स्थान है और अच्छे जो महर्षि सुश्रुत ने इसको प्लीहा में बताया है, यकृत में बताया है। तो यानी ये क्या कर रहा है? रंजक, ब्लड का फॉर्मेशन। देखिए हमने जो ये भी जाना है मेडिकल साइंस में कि जो माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका यानी यकृत में ही ब्लड का निर्माण होता है, बाकी तो बोन मेरो में होता है ना।
ये सारी चीजें जो है प्लीहा यकृत जो है ब्लड का निर्माण करते हैं वहां पर। तो यहाँ क्या कर रही है, यानी थोड़ा सा विचारों में कभी कभार मतभेद भले ही देखने को मिले, लेकिन मतलब इन सबका एक ही होता है। तो महर्षि वाग्भट जो हैं उन्होंने तो इसको आमाशय बोला है, और महर्षि सुश्रुत ने थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया है, यानी यकृत और प्लीहा बताया है। क्लियर हो गया। यहाँ किसी भी मतभेद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि महर्षि वाग्भट बाद में आए हैं। उन्होंने अपने शब्दों को कोशिश किया कि हम आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किए करूं, बहुत ज्यादा टिपिकल ना बनाऊं, इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी में बहुत आसानी से कह दिया कि ये आमाशय यानी पेट, पेट को, अब पेट तो ये पूरा पेट ही हो जाता है, हम भाषा में बोलते हैं। और वैसे हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से पेट देखेंगे तो पेट क्या है, स्टमक हो गया। तो स्टमक का मतलब वो फिर अलग चीज हो गया, राइट। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। उसके बाद में फिर चर्चा आती है कार्य, जो क्या कर रहा है, रस धातु को रंजक कर रहा है। कौन कर रहा है, रंजक पित्त, जैसा उसका शब्द है वैसा ही उसका अर्थ है, ठीक है। तो रंजक पित्त का क्या कार्य है, रस धातु को रक्त धातु में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, कन्वर्जन का काम कर रहा है, जब भी तो लाल कण आएंगे, राइट। तो ये इसका एक कार्य बताया गया है। हमने 7 धातुएं पढ़ी थी, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। उसमें रस धातु जो प्रधान है वो बनती है पहले, और उससे जो रक्त का निर्माण होता है, फिर अन्य धातुओं का उसके बाद क्रमशः निर्माण होता है। उसमें ये इसका रक्त धातु के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। रस धातु को रक्त में कन्वर्ट करने का काम करेगा। साधक पित्त की चर्चा करें तो स्थान हो गया हृदय, हृदय का पोषण करेगा। और 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी पूर्ति करने का काम करता है, ठीक है। आलोचक पित्त की चर्चा करते हैं तो आलोचक का स्थान नेत्र यानी स्थान, और जो देखते हैं उसको पहचान करने में यानी उसको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। फिर राजक पित्त हमारी स्किन में ग्लो पैदा करने का काम करता है, यानी चमक पैदा करता है। तो इस तरह से हमने आज पित्त के बारे में जाना, और पित्त के प्रकार जो है 5 प्रकार हैं। अब हम चर्चा करेंगे कफ दोष की। तो कंपेरेटिव दृष्टिकोण से भी, तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी हमने अभी 5 का देखा। तो अभी तक हम जान रहे थे वात के बारे में, जाना 5 प्रकार, और फिर पित्त के 5 प्रकार जाने, और हम चर्चा करने जा रहे हैं कफ के 5 भेद या प्रकार और काइंड्स ऑफ कफ। क्लियर। इसके कौन से भेद होते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। पहला क्या है इसका, अवलंबक कफ। दूसरा भेद है क्लेदक कफ, क्लेदक कफ। फिर तीसरा है बोधक कफ। चौथा तर्पक कफ, और 5वां जो है श्लेषक कफ। इस तरह से 5 प्रकार हम देखते हैं, और चर्चा करते हैं सबसे पहले किसकी, अवलंबक कफ की।
अवलंबक कफ जो है इसका स्थान देखेंगे, फिर इसके कार्य देखेंगे। तो पहले स्थान की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो स्थान की जो चर्चा है, इसका स्थान माना गया है पूर्व पूर्व प्रदेश, यानी चेस्ट रीजन। क्या बोलेंगे इसको? पूर्व प्रदेश या चेस्ट रीजन। क्लियर? तो चेस्ट में जो कफ प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? अवलंबक कफ। और कई बार क्या होता है कि महर्षि अलग अलग चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें शास्त्रों में हम अलग अलग देखते हैं। तो महर्षि वाग्भट की और महर्षि अलग अलग महर्षियों की चर्चा करते हैं। तो कुछ आचार्यों ने इसको हृदय में माना है, यानी हार्ट में माना है, हृदय में माना है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कहने का मतलब वही है। क्योंकि इन्होंने पूर्व प्रदेश कहा है, पूर्व प्रदेश भी वही है और हृदय प्रदेश भी वही है, यानी उसके आसपास का एरिया हो गया ना, हार्ट के आसपास का रीजन हो गया। हो सकता है शब्द चयन या भाषा शैली का अंतर हो सकता है। अब इसका कार्य की चर्चा करते हैं। तो ये क्या करता है? हृदय को पोषण करता है, हृदय का पोषण करता है। जो वाल वगैरह ये जो कपाट बंद होते हैं, है ना, कफ का क्या काम है? वहां पर थोड़ा सा चिकनाई रख बनाए के रखना, है ना। ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लॉक कर सकता है ना। कम पड़ जाए तो उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो सब चिकनाई बनाए रखे, मतलब बनाए रखने वाला जो कार्य है वो इसी कफ का है। और वो आसानी से, इसलिए कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? हृदय का पोषण करता है, इसलिए इसको हृदय का पोषक माना है। और म्यूकस प्रोवाइड करवाता है। जैसे सांस की नलियां हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस होता है वो सब यही प्रोवाइड कराता है, अवलंबक अवलंबक कफ। यानी जो हमारी सांस की नलियां हैं उसके अंदर से कोई भी चीज आ रही जा रही, हम जो सांस ले रहे हैं वो आसानी से आए या जाए, ठीक से उसका काम चलता रहे उस क्रम में। तो वहां पर ये म्यूकस प्रोवाइड कराता है, यानी वहां पर थोड़ा सा चिकनापन जो है, इनर लेयर के अंदर हल्का सा चिकनापन रखने का प्रयास करता है, ताकि हवा का घर्षण वहां जाकर के उसको सुखा ना दे नलियों को। नहीं तो हार्ड हो जाएगी, थोड़े दिन बाद में नलियां फिर चटक जाएंगी, फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, है ना। इसलिए उसमें थोड़ी सी वो बना के रखता है लेस नुमा, ताकि इनर लेयर जो है अच्छे से काम करती रहे। अब चर्चा करते हैं क्लेदक कफ के बारे में। क्लेदक का भी हम पहले स्थान जानेंगे और फिर उसको उसका कर्म देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हम चर्चा करने वाले हैं अब क्लेदक कफ की। तो जो क्लेदक कफ है, आमाशय, इसका स्थान क्या माना है? आमाशय। और इसका जो कार्य है, जो हम अन्न खाते हैं उसको गीला करना, उसको क्लेदन करना। ठीक है, जो हम अन्न खाते हैं उसको क्या कर रहा है? अन्न समूह को क्लेदन करेगा, है ना, या क्लेदन करता है, ऐसा कह सकते हैं।
ये खाना जो करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उसको चिकना करेगा, चिपचिपा बनाएगा, ताकि हमको निगलने में आसानी हो। राइट, ये क्या कर रहा है, खाने को एक दूसरे जगह से ट्रांसफर करने में मदद करेगा, क्योंकि चिकनाई बनी रहेगी खाने में, जब भी ये सब हो पाएगा। तो इसका ये कार्य हो गया। अब हम चर्चा करते हैं बोधक कफ। तो महर्षि वाग्भट ने इसका टंग यानी जीभ, जीभ जो है इसका स्थान बताया है। महर्षि वाग्भट के अनुसार इसका जो मुख्य स्थान क्या है, टंग या जीभ। ठीक है, और आ, और साथ ही महर्षि महर्षि वाग्भट ने बताया इसका जीभ और कर्ण यानी थ्रोट रीजन, कंठ सॉरी, महर्षि वाग्भट ने क्या बताया, जिह्वा। और महर्षि चरक ने क्या बताया, जिह्वा और कंठ, ये दो चीजें बताई उन्होंने, यानी उन्होंने थोड़ा सा इसको अलग से समझा है। जिह्वा यानी जीभ ऊपर से लेके अंतर तक जाती है ना, आखिरी भाग तक जाती है। तो महर्षि वाग्भट ने थोड़ा सा इसको सरल करके समझाने का प्रयास किया है। तो जीव के बारे में कहा है, और महर्षि चरक ने क्या कहा है, जीव और कंठ यानी थ्रोट रीजन, थ्रोट रीजन तक इसमें इंक्लूड किया है उन्होंने। क्लियर। तो महर्षि चरक ने इसमें एक और वृद्धि कर दी है, इसमें थ्रोट रीजन। चर्चा करते हैं इसके कार्य की। तो जो खाने का जो टेस्ट होता है जीभ के द्वारा उसका पता करता है, उसका बोध कराता है। हमारी जो इंद्री है जीभ, उसका जो है टेस्ट जो बताने का शक्ति है, उसको बताने का काम करता है। यानी ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, यानी स्वाद का आकलन कराता है, यानी स्वाद को बोध कराता है, स्वाद का बोध कराता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, बोधक कफ। जैसा शब्द है वैसा ही इसका अर्थ है, वैसा ही इसका कार्य है। ठीक है। तो रस, रस 6 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं रस 6 प्रकार के, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 प्रकार के रसों का बोध कराने का कार्य करता है। ये इसलिए क्या कहलाता है, बोधक कफ। या रस या स्वाद कह दो उसको, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्वाद का भी बोध कराता है, यानी मीठा खट्टा ऐसे स्वाद जिसको बोलते हैं। तो बोध कराने के कारण इसका नाम हो गया बोधक कफ। तो अवलंग, अवलंबक, क्लेदक और बोधक, ये 3 तो कफ हो गए। अब चौथा की चर्चा करते हैं, तर्पक। तर्पक का पहले स्थान देखेंगे और फिर उसके कर्म की चर्चा करेंगे। तो तर्पक का जो स्थान है वो शिर, सिर में कौन सा होता है, तर्पक, सिर में तर्पण। और क्या करता है ये, वहां सिर में रह करके पांचों इंद्रियों का तर्पण करता है, यानी पांचों इंद्रियों को ठीक से कंट्रोल करने का काम करता है, और पांचों इंद्रियों का तर्पण करने का काम करता है। क्या करता है ये, पांचों इंद्रियों का तर्पण करता है।
क्योंकि हमारी इंद्रियां भी किससे संचालित हैं? ब्रेन से, सिर से, है ना। तो सिर में रह करके क्या कर रहा है? ये तर्पण करता है, यानी पांचों इंद्रियों को तर्पण करने का काम करेगा, ये उनका नरिशमेंट करेगा। ऐसे इसको समझना चाहिए। तो लिखेंगे क्या? इंद्रियों का तर्पण करता है। क्लियर? तो सर यहाँ तर्पण से मतलब हुआ कि कंट्रोल करना के उनको नरिशमेंट करना। अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसकी की। जी थैंक यू। इसी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। नरिशमेंट भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। अभी मैं और व्याख्या करता हूँ। जैसे हमारी आंख है, ठीक है। तो आंख का तर्पण कैसे करेगा? दिखाएगा चीज को, सबसे पहले क्या करेगा? दिखाएगा, ठीक है। और ईयर्स का कैसे करेगा? हमें सुनाएगा, राइट। नोज का कैसे करेगा? स्मेल आएगी। तो ये तीनों ऐसे जो एग्जाम्पल लिया है, इन सबको तर्पण कर रहा है। तो तर्पण कफ है ये। अब ये तर्पण कैसे कर रहा है? कि जैसे नोज है, नोज में खुश्की आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, जैसा कोरोना काल में लोगों के साथ हुआ, तो उनके सूंघने की शक्ति चली गई। तो आधा लीटर जो पानी, आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है कि आधा लीटर पानी जो हम पीते हैं दिन भर में, और पानी तो हम खूब सारा पीते हैं, लेकिन आधा लीटर पानी उसमें से हमारी नाक इस्तेमाल कर लेती है। इसलिए करती है प्राणवायु को बनाने में। प्राणवायु किससे बनती है? हवा से बनती है। और दूसरा किससे बनती है? जल से। तो जल जो है कहाँ से आता है? इसी कप से आता है, राइट। तो ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को नाक में अंदर घुसने से रोकता है। प्लस उसकी गुण, सुगंध का तर्पण करता है, यानी वो उसका बोध कराने का काम, बताने का काम करेगा ना। क्योंकि वहां जब सारी क्रियाएं ठीक से तर्पण होती रहेंगी, उसका नरिशमेंट होता रहेगा, तभी तो जानकारी लगेगी कि ये किस तरह का दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है। ठीक इसी प्रकार अन्य हमारी इंद्रियों में भी इसी का कार्य होता है। तो तर्पण भी है और उसका संचालन भी होता है। तो दोनों कार्य इसके होते हैं। क्लियर हो गया आप? तो सिर्फ तर्पण नहीं है, यानी सिर्फ नरिशमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका संचालन भी है। संचालन में सहयोग भी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में बचता है श्लेषक कफ। अब श्लेषक कफ जो है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। तो पहले स्थान को देखते हैं और फिर इसके कार्य की चर्चा करते हैं। तो स्थान क्या है? श्लेषक, नाम ही श्लेषक है, यानी श्लेष्मा पैदा कर रहा है, यानी लेस पैदा कर रहा है। कहाँ होगी लेस? जॉइंट्स में। तो हमारी जॉइंट्स के अंदर रहता है। कहाँ रहता है ये? जॉइंट्स में, संधियों में प्रेजेंट रहता है। आयुर्वेद में संधि बोलते हैं ना उसको। हाथ पैरों के जोड़ होते हैं, उसको मूवमेंट कराने में, आप देसी भाषा में कई बार बोलते हैं ना, जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गया है इसलिए घुटना घिस गया है, अब घुटना बदला जाएगा। कई बार ऐसा सुनते हैं आप साधारण भाषा में। अब इसको विज्ञान की भाषा में समझते हैं, तो यहाँ आयुर्वेद विज्ञान की भाषा में समझेंगे तो क्या कहलाएगा? श्लेषक। और आधुनिक विज्ञान की भाषा में क्या कहलाएगा? आधुनिक विज्ञान की भाषा में हो गया साइनोविल फ्लूइड, राइट। तो उसके समकक्ष हो गया। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, वहां सिर्फ एक इकलौता साइनोविल फ्लूइड ही है। यहाँ पर श्लेषक और भी है, बहुत कुछ उसको संचालन करने का काम कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब ट्रैक में जो म्यूकस प्रोवाइड कर रहा है वो अवलंबक हो गया, और जो डाइजेशन में कर रहा है वो
वो क्लेदक हो गया। और बोधक क्या कर रहा है, जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं या जो हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड से जो म्यूकस रिलीज करता है, जीभ पर रिलीज करता है, इससे यानी वो बोधन कराने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बोधन का। तर्पक में क्या कर रहा है, इंद्रियों का तर्पण कर रहा है। श्लेषक में जो हमारे जोड़ों में चिकनाहटपन होती है, वो श्लेषक कफ की वजह से होती है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के कफ को डिफरेंशिएशन का कार्य हमने समझने का प्रयास किया। यानी अस्थियों के बीच में चिकनापन पैदा करता है या संधियों में चिकनापन का कार्य करता है। क्लियर? इस तरह से हमने जाना कि ये तो ये हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा उसका, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास किया। वात पित्त कफ को जानने का प्रयास किया, तीनों के प्रकार को और उनके कार्यों को समझने का एक साधारण सा प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारे शरीर क्रिया विज्ञान में महर्षियों ने इसका वर्णन किया है। अभी आपका कोई प्रश्न शेष मुझे लगता नहीं है, हालांकि मैंने इसको रिपीट भी किया, कंपैरेटिव भी बताया, फिर भी कोई शेष रहता है हम उस पर चर्चा कर। हाँ जी, हमको जरा वो साधक पित्त था ना, उसको जरा। साधक पित्त, जी साधक पित्त का स्थान जो है हमने देखा हृदय बताए। हृदय में। जी तो ये जैसे ही हृदय का काम क्या है, वही चारों पुरुषार्थ का कार्य संभाल रहा है ना? और साधक यानी साधना से रिलेटेड कार्य हो गया एकदम। और थोड़ा इसको और डिफरेंशिएट करते हैं तो, और यदि समझने का प्रयास करते हैं, एक वापस से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, वो निकालता हूँ पिटकान। साधक पित्त, हाँ साधक पित्त की हम चर्चा कर रहे थे। तो इस स्थान के बारे में देखा तो वो हृदय में है, हृदय में है। और कर्म क्या है, यह हृदय का पोषण करता है, हृदय का पोषण करता है। अब हृदय किसका स्थान है, मन बुद्धि यानी चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। क्लियर? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी जो मोक्ष के लिए जो कार्य होना चाहिए वो सब में ये इसका महत्वपूर्ण रोल है। उसके लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, धर्म के लिए प्रेरित करेगा, धर्म का कार्य के लिए, भाई किसी की मदद करना है ऐसे। अर्थ यानी मदद भी बिना, आज के युग में अर्थ के नहीं होती है, बिना अर्थ के तो कुछ संभव ही नहीं है। अर्थ, काम, मोक्ष, ये यानी चारों जो पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थ के लिए जो कुछ भी करना पड़े, यानी जो कुछ भी हो सकता है
वो सब साधक पित्त का कार्य हमारे शरीर में होता है। क्लियर हो गया या कुछ और विशेष करना है? हेलो, कल आज का ये रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट नहीं, आज की तो खैर हो जाएगी, लेकिन परसों की हुई नहीं है पोस्ट शायद। बात का परसों की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं डाला नहीं हूँ, वो मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आज हाँ हाँ, आज टाइम निकाल के उसको कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई ठीक है, और बाकी दिन का तो हो गया, उसके पहले का। हाँ जी हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो फिर समापन किया जाए। जी दादा, नमस्कार। प्रणाम सभी को, नमस्कार। आप ही होस्ट हैं, आप एंड कर दीजिए। अच्छा, हम कर दें? ठीक जी। है।